एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम जिस राइटर की बायोग्राफी को पढ़ने वाले हैं उनका नाम है एस.टी. कॉलरिज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस.टी. कॉलरिज की बायोग्राफी को, वो भी ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका फुल नेम क्या है। इनका फुल नेम है एस से सैमुअल, टी से टेलर और कॉलरिज तो आपका है ही। ओके, नेक्स्ट है कि इनका बर्थ कहाँ और कब हुआ था। तो देखिए इनका बर्थ हुआ था 21 अक्टूबर 1772 एट ओटेरी सेंट मैरी इन डेवॉन, इंग्लैंड। देखिए ये पूरी चीज़ आपका बर्थ, फादर, मदर और वाइफ, ये सारी चीज़ें और उनकी डेथ भी मैं बिल्कुल ट्रिक से करवाऊंगी। इन 3-4 चीज़ों को मैं एक ट्रिक में समेट दूंगी ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, आप 1-2 बार भी सुन लेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे। तो कहाँ हुआ था इनका बर्थ? 21 अक्टूबर 1772 एट ओटेरी सेंट मैरी इन डेवॉन, इंग्लैंड। ठीक, इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था जॉन कॉलरिज। ओके, नाउ नेक्स्ट, इनकी मदर का नाम क्या था? तो इनकी मदर का नाम था एनी बोडेन। क्या नाम था? एनी बोडेन। नेक्स्ट, इनकी वाइफ का नाम? इनकी वाइफ का नाम था सारा फ्रिकर। क्या नाम था? सारा फ्रिकर। अब देखिए हम इसको लर्न कैसे करेंगे, इनकी बर्थ, फादर, मदर, वाइफ को। तो आपको एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ फिर से। तो आपको बस क्या चीज़ लर्न करनी है, क्या चीज़ याद रखनी है कि ये जो सारा थी, है ना, ये अपनी ये सासू माँ के साथ मान लीजिए, किसी के भी साथ मान लीजिए, एने इनकी फ्रेंड बोल दीजिए, इनके साथ गई थी क्या, कुछ सिलवाने के लिए गई थी टेलर के पास। ठीक है, आप ये मान लीजिए कुर्ता सिलवाने गई जो टेलर के पास। टेलर, ये हमारा ये चीज़ आ गई, क्लियर हो गई। ठीक है, इस तरीके से टेलर क्लियर हो गया कि हम एस.टी. कॉलरिज की बात कर रहे हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज। दोनों चीज़ ये आ गई कि सारा जो थी एनी के साथ कहाँ गई थी? कुर्ता सिलवाने गई थी। किसके पास? टेलर के पास। अब देखिए कुछ सिलाई का काम करना होता है तो हम टेलर के पास ही जाते हैं। और टेलर का नाम क्या था? जॉन। क्या नाम था टेलर का? जॉन। अब वहाँ पे क्या हुआ, ये इन्होंने नाप वाप दे दिया, सब दे दिया। अब जॉन नाम का जो टेलर था उसका इन पे दिल आ गया। देखिए केवल मैं आपको एक याद करने के लिए ट्रिक बना रही हूँ, केवल इसीलिए, इसको वाकई में मत समझिएगा कि ऐसा हुआ था, ये केवल याद करने के लिए ट्रिक है ना। केवल आप थोड़ा सा सुन लेंगे फिर आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। क्या हुआ था? देखिए सारा गई थी एनी के साथ, कहाँ पे? कुर्ता सिलवाने, टेलर के पास। और टेलर का नाम क्या था? जॉन। अब वहाँ पे क्या हुआ, नाप वाप देने के बाद जॉन ने कहा भैया एक किस दे दो। उनका दिल आ गया नाप वाप लेने के बाद, उन पे बड़ी सुंदर थी, दिल आ गया। उन्होंने क्या कहा? एक किस दे दो। किससे कहा? सारा से कहा एक किस दे दो। तो आपकी एक किस मतलब कि 21 को हम हिंदी में क्या कहते हैं? 21। तो आपका ये चीज़ क्लियर हो गई, एक किस दे दो। तो उन्होंने कहा क्या क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा ओ तेरी, किस मांग ली? ओ तेरी से आपका ओ तेरी क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? ओ तेरी। ओके, तो क्या कहा फिर सारा ने? ओ तेरी किस मांग ली इनने तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं केवल किसी नहीं मांग रहा, मैं आपसे मैरी यानी शादी भी करूँगा। तो बोली हे भगवान, हे देवों के देव, मेरी रक्षा करो। देवों, आपका ये चीज़ क्लियर हो गई, देवों के देव, हे देव मेरी रक्षा करो। ये क्या कह रहा है? तो अब दुकान तो उस टेलर की थी। अब जब इनने मतलब उससे सारा से किस मांगी तो उन्हें आ गया टेलर को गुस्सा। क्या हो गया? गुस्सा आ गया। टेलर को क्यों गुस्सा आया? अब इनने किस मांगी, उनने 2-4 सुना दी अच्छे से। तो उनने क्या कहा? बस बहुत हो गया, बाहर उतरो, बाहर उतरो। 72, देखिए हम 72 को क्या कहते हैं? 72, 1772, 72 यानी बाहर उतर। क्या? बाहर उतर। अब आपको केवल थोड़ा सा सुन लीजिए दोबारा से। क्या कि सारा नाम की एक लड़की थी, वो एनी के साथ कहाँ गई थी? अपना कुर्ता सिलवाने गई थी जॉन टेलर के पास। ये मान लीजिए कि उस टेलर का नाम क्या था? जॉन। ठीक है, फिर उसने नाप वाप लेने के बाद क्या कहा कि भैया एक किस दे दो, तुम तो बहुत सुंदर हो, हैं, मैं तो तुमसे क्या करना चाहता हूँ? शादी करना चाहता हूँ, मैरी, है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो उन्होंने कहा हो किस मांग रहा है? ओ तेरी, किस मांग रहा है? ये चीज़ क्लियर हो गई, ओ तेरी। हे भगवान, हे देव मुझे बचाओ। तो जब नहीं उन्होंने 2-4 सुना दी अच्छी वाली, तो उन्होंने क्या कहा कि बहुत हो गया, बाहर उतर। 72 आपका बाहर उतर हो गया। ठीक है, बहुत हो गया, तो मैं नहीं देनी किस्मत मत दो, गाली वाली तो मत दो, है, अब बाहर उतरो। तो ये चीज़ आपकी पूरी देखिए, बर्थ क्लियर हो गया, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, फादर क्लियर हो गया, मदर क्लियर हो गया, वाइफ क्लियर हो गई। बस आपको छोटी सी स्टोरी याद रखनी है शॉर्ट में
क्या कि सारा और एनी नाम की एक लड़की थी, वो एक टेलर के पास गई, टेलर का नाम था जॉन। उनका दिल आ गया, उन्होंने किस मांगी, उन्होंने कहा ओ तेरी किस नहीं, मतलब मैं करूँगी। उन्होंने कहा नहीं मैं तुमसे शादी भी करूँगा। बोले ना देवोगे दे भाई, भगवान मुझे बचाओ। उन्होंने कहा ठीक है बहुत हो गया। उनने 2-4 सुना दी अच्छी। उन्होंने कहा नहीं अब मैं तुम्हारा कुर्ता भी नहीं सिलूँगा, तुम जाओ दुकान से बाहर उतरो। तो इस तरीके से आपका ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई। आई होप समझ में आई होगी चीज़, और ट्रिक से ईजी लगा होगा पूरा याद करने का। अब नेक्स्ट देखते हैं, वाइफ तक क्लियर हो गया इनका। अब देखते हैं इनकी डेथ कहाँ हुई थी और कब हुई थी। देखिए डेथ भी मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी और इसी कहानी से जोड़ दूंगी। देखिए कॉलरेज डाइड इन हाईगेट लंदन ऑन 25 जुलाई 1834 एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ट फेलियर। जो कॉलरेज थे वो मरे थे, कब मरे थे, हाईगेट लंदन में मरे थे। कब मरे थे, 25 जुलाई 1834 एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ट फेलियर से मर गए। अब हम इसे लर्न कैसे करेंगे ट्रिक के साथ। देखिए हम इसे इस तरीके से आराम से लर्न कर सकते हैं कि जब ये जो जॉन था है ना, ये इन्होंने क्या करा, उन्होंने किस मांगी, उनने मना कर दिया। तो क्या हुआ कि कॉलरेज को क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया। अब कॉलरेज को क्यों हार्ट अटैक आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि ऑलरेडी वो जो सारा थी, जिससे जो मतलब गई थी टेलर के पास, वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, है ना। किससे शादी थी उनकी, कॉलरेज से शादी थी। अब उन्हें जब घर आके सारी बात बताई तो उन्होंने क्या किया, हे भगवान, एकदम से उनको झटका लगा, दिल का दौरा पड़ा कि बताओ ये क्या कह दिया उसने, टेलर ने। झटका लगा, दिल का दौरा पड़ा, ये हार्ट फेलियर क्लियर हो गया, है ना। और उन्होंने एक पर्ची पे लिख दिया। पर्ची देखिए 25 को हिंदी में कहते हैं हम 25 को हमने क्या बना लिया, एक पर्ची पे लिख दिया कि ऐसे ऐसे बात हुई, है ना, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। और इनने क्या किया कि एक बहुत बड़े गेट पे चढ़ गए, हाई गेट, इसको टोड़ों में तोड़ लीजिए, हाई ऊंचा गेट, बहुत ऊंची गेट पे चढ़ गए और क्या किया, वहाँ से कूद गए। उन्हें ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई। तो इस तरीके से हम इसे लर्न कर सकते हैं। हम ये पूरी कहानी बना लीजिए डेथ तक की, कि जो सारा थी अपनी फ्रेंड जो है एनी के साथ गई थी। सारा ऑलरेडी शादीशुदा थी, किसके साथ, कॉलरेज के साथ, और टेलर के पास गई। टेलर का नाम था जॉन। उनने वहाँ पे एक किस मांगी, उनने कहा तेरी किस हम तो नहीं देंगे, हे भगवान, हे देव हमें बचाओ। बोले नहीं किस दे दो भाई, हम तो शादी भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं करनी, हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं। तो फिर उनने 2-4 अच्छी सुना दी। उन्होंने कहा ठीक है तुम दुकान से बाहर उतर दुकान से बाहर। 1772 72 उतर। इस तरीके से ये हो गया। फिर जब वो घर लौट के आई, उन्होंने सारी बात कॉलरेज को बताई। उनको एकदम झटका लगा, हार्ट फेलियर आ गया। उनने एक पर्ची पे लिख दिया, कुछ भी जो चाहो वो लिखवा लो, 25 याद करना है हमें तो। और फिर वो एक गेट पे चढ़ गए, और गेट पे चढ़ के गिर गए या कूद गए, कुछ भी कह लो, हाई गेट पे, ऊंचे गेट पे चढ़ के गिर गए या कूद गए। तो इस तरीके से आपको इनका सब पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके फादर कौन थे, मदर कौन थे, वाइफ कौन थी, इनकी डेथ कब और कहाँ हुई। ओके, आई होप ये चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट देखते हैं इनसे रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखिए फर्स्ट नंबर है हमारा कि ही वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट। ये तो पता है कि ये रोमांटिक इससे बिलोंग करते थे, है ना, ये इंग्लिश पोइट थे, ये भी पता है। तो ये क्या थे, इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे। वन ऑफ द लेक पोइट। अब ये लेक पोइट कौन सी बला है। देखिए लेक पोइट क्या होता था कि एक लेक डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे पोइट रहते थे, उन्हें लेक पोइट मतलब कह दिया। और इस ग्रुप में 3 पोइट आते थे। कौन कौन से आते थे आपके 3 पोइट, एक आता था साउथ है ना, एक आते थे ये हमारे कॉलरेज, और एक आते थे वर्ड्सवर्थ। ठीक है, आपके हो गए वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज और रॉबर्ट साउथ। ये 3 आपके लेक पोइट होते हैं। जब मैं लेक पोइट अलग से करवाऊंगी तो आपको बिल्कुल एक चीज़ बताऊंगी। फिर क्या कि ये किस में से, लेक पोइट में से एक थे, कॉलरेज साउथ है और वर्ड्सवर्थ आते थे, क्योंकि ये भी थे तो ये इनमें से एक हो गए। और लिटरेरी क्रिटिक थे, फिलोसफर थे, और क्या थे, और थे ये थियोलॉजियन आपको बोलते हैं। देखिए जो एक धर्मशास्त्र होता है, अपने धर्म का जो पूरा ज्ञानी होता है वो हो गया आपका, देखिए थियोलॉजी बोलते हैं आपका धर्मशास्त्र, और उसका ज्ञान रखने वाला, उसका ज्ञाता क्या कहलाता है, धर्मशास्त्री या धर्मज्ञानी। ओके, वो थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2 है हमारा, हिज फादर वॉज द विकार ऑफ सेंट मैरी चर्च। क्या कि इनके जो फादर थे, इनके जो पापा थे, वो विकर थे कहाँ पे, सेंट मैरी चर्च। आपका विकर बोलते हैं जो चर्च में आपने देखा होगा पादरी जो होते हैं ना, उन्हें विकर बोलते हैं। ओके, एंड हेडमास्टर ऑफ द किंग्स स्कूल, और एक किंग्स स्कूल था उसके हेडमास्टर भी थे। ठीक है भाई, आगे
अ फ्री ग्रामर स्कूल, ये जो स्कूल था कौन सा वाला, किंग्स स्कूल, ये कहता था फ्री ग्रामर स्कूल था, एस्टेब्लिश्ड बाय किंग हेनरी एट्थ, जो किसके द्वारा एस्टेब्लिश्ड हुआ था, किंग हेनरी एट्थ के द्वारा एस्टेब्लिश्ड हुआ था। एक बार और समझेंगे इस पॉइंट को कि हिज फादर यानी कि कॉलरेज के फादर, जिनका नाम क्या था, जॉन कॉलरेज। ओके, हिज फादर वाज अ विकर ऑफ सेंट मैरी चर्च, इनके जो पापा थे सेंट मैरी चर्च में क्या थे, पादरी थे, एंड हेड मास्टर ऑफ द किंग्स स्कूल, और किंग्स स्कूल जो कि एक फ्री ग्रामर स्कूल है उसके क्या थे, हेड मास्टर थे। और इस स्कूल को किसने एस्टेब्लिश किया था, किंग हेनरी एट्थ ने एस्टेब्लिश किया था। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, आप ये इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि जो इनके पापा थे उनमें बहुत सारे विकार थे, बहुत सारी कमियां थी, और फिर भी उन्होंने मैरी शादी कर ली, किससे शादी कर ली, कि एक स्कूल की एक हेड मास्टर थी उससे शादी कर ली, और मज़े से राजाओं की तरह रहने लगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं क्या, कि इनके पापा जो थे इनमें बहुत सारे विकार थे, बहुत सारी कमियां थी, फिर भी उन्होंने क्या किया, शादी कर ली, किससे, एक स्कूल की हेडमास्टर से, और राजा की तरह मज़े से रहने लगे। ये केवल मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, वास्तव में ऐसा नहीं है ना, वास्तव में वही है जो मैंने लिखा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3। देखिए, जॉन कॉलरेज हैड 10 चिल्ड्रन। बाप रे, जो जॉन कॉलरेज थे, मतलब कि जो हमारे एसटी कॉलरेज थे, वो 10 भाई बहन थे, थोड़े ना बहुत। कि क्या, कि जॉन कॉलरेज हैड 10 चिल्ड्रन, 3 फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ एंड 7 फ्रॉम हिज सेकेंड वाइफ। देखिए, जो जॉन कॉलरेज थे उनकी 2 शादियाँ हुई थी, ठीक है। पहली शादी से उनके 3 बच्चे थे और दूसरी शादी से इनके 7 बच्चे थे। हमारे जो एसटी कॉलरेज थे वो इनकी दूसरी शादी से हुए थे, और जो एसटी कॉलरेज थे वो सबसे ज़्यादा क्या थे, यंगेस्ट थे। देखिए आगे लिखा हुआ है कि एसटी कॉलरेज वाज फ्रॉम हिज सेकेंड वाइफ। सेकेंड वाइफ का नाम क्या था, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एनी बॉर्डन, है ना। ही वाज द यंगेस्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, और सभी बच्चों में से सबसे ज़्यादा क्या थे, ये छोटे थे। कौन, एसटी कॉलरेज सबसे छोटे थे। ओके, आई होप समझ में आई हो चीज़। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4। थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी लाइफ में, अच्छा ये जो हमारे एसटी कॉलरेज थे ये मतलब शुरू से ही बहुत ज़्यादा क्या रहते थे, बीमार रहते थे, कि शुरू से दवाइयाँ चलती थी, कुछ ना कुछ इनकी प्रॉब्लम रहती थी बॉडी में। तो वही चीज़ यहाँ पे है इस पॉइंट में, क्या है, कॉलरेज सफ़र फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक, रोमैटिक फीवर एंड अदर चाइल्डहुड इलनेस। देखिए, थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी लाइफ में जो है, पूरी लाइफ में उनको क्या क्या बीमारियां थी, कॉलरेज सफ़र फ्रॉम एंजाइटी, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम थी उन्हें, चिंता, बहुत ज़्यादा चिंता करते थे, डिप्रेशन था उन्हें, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर, देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, जैसे मानिए कि अभी आप बहुत खुश हैं, ठीक है, उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही आप बहुत दुखी हो गए, बिना बात ही दुखी हो गए, उसके थोड़ी देर बाद आप बिना बात खुशी हो गए। आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि कभी खुशी कभी गम। ओके, ये जो मूवी है कभी खुशी कभी गम, वो कौन सा है आपका, एक तरीके से बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये समझ लीजिए। तो इसमें आदमी के मूड का कुछ पता नहीं चलता, कभी बहुत देर भैया उदास बैठा रहता है, कभी बहुत देर हंसता गाता रहता है, इस तरीके की इनको प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है आपका रोमैटिक, ये आपका हो गया रोमैटिक फीवर। इस एक तरीके से इसको बोला जा सकता है जैसे गठिया रोग जो होता है ना, गठिया रोग में क्या होता है, मतलब जोड़ों के दर्द में जो होता है, और एक तरीके से जो जोड़ों में दर्द होता है ना, उसमें सूजन वगैरह, जोड़ों में आना, जोड़ों में दर्द होना, तो ये चीज़ हो गई रोमैटिक फीवर। इस तरीके से ये इनको रोमैटिक फीवर रहता था, जोड़ों में दर्द रहता था, परेशानी रहती थी, सूजन रहती थी, एंड अदर चाइल्डहुड इलनेस, और भी बहुत सारी बीमारियां इनको लगी हुई थी लगातार। फिर क्या होता था, देखिए जब इनको इतनी सारी बीमारियां थीं तो ही वॉज ट्रीटेड फॉर दिस कंडीशन विद, देखिए इनका जो ये सारी प्रॉब्लम्स थी उसके लिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, देन मैं आपको ये पढ़ाऊँगी कि ये जो भी इनको प्रॉब्लम थी उसके लिए ये एक दवाई लेते थे जिसका नाम क्या था, लॉडनम। क्या था, लॉडनम। और ये क्या होता है, ये एक तरीके की, मतलब आप ये समझिए कि अफीम तो सुना ही होगा सबने। तो ये दवाई लेते थे जो इनको, ये जो दर्द होते थे, जोड़ों के दर्द होते थे, बाकी सारी प्रॉब्लम होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी, मतलब इनका एक थोड़ी देर के लिए दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। तो ये मतलब शुरू से ही ये दवाई लेने लगे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ
कि ये अफीम के धीरे धीरे मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो गए, आदी हो गए, एडिक्शन हो गया इन्हें अफीम का। तो क्या है, ही वॉज ट्रीटेड फॉर दिस कंडीशन विद लॉडनम विच फॉस्टर्ड अ लाइफ लॉन्ग ओपियम एडिक्शन। क्या मतलब इसका, वही जो मैंने आपको बताया था कि ये एक इन सबको बीमारी को दूर भगाने के लिए एक दवाई लेते थे और धीरे धीरे उस दवाई के आदी हो गए, ओपीएम के ये आदी हो गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5। इन 1781 एन लिखना रह गया, हाँ। In 1781 when he was 8 years old his father died। जब ये 8 साल के थे, मात्र 8 साल की उम्र में इनके पिताजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6। ही स्टडीड इन क्रिस्ट हॉस्पिटल। ये क्या था, क्रिस्ट हॉस्पिटल में स्टडी करी थी, अ चैरिटी स्कूल था, ये क्या था, एक चैरिटी स्कूल था। एंड हैड अ फ्रेंडशिप विद चार्ल्स लैम्ब, और वहाँ पे इनकी फ्रेंडशिप हुई किसके साथ, चार्ल्स लैम्ब के साथ। अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे कि ये इन्होंने कहाँ पे स्टडी करी थी। देखिए, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये शुरू से बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, परेशान रहते थे, तो हर समय हॉस्पिटल में पड़े रहते थे। एक तरीके से आप ये इमेजिनेशन कर लीजिए कि इन्होंने हॉस्पिटल में पड़े रहते थे, और पड़े रहते थे मतलब इन्होंने पढ़ाई भी कहाँ करी, क्रिस्ट हॉस्पिटल में करी। इस तरीके से आप रिलेट करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, हमेशा हॉस्पिटल में पड़े रहते थे, तो हॉस्पिटल में पड़े रहते थे, तो हॉस्पिटल में पड़े थे। ओके, जो क्या था, एक चैरिटी स्कूल था और वहाँ पे इनकी फ्रेंडशिप हुई चार्ल्स लैम्ब के साथ। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 7। फ्रॉम 1791 टू 1794 ही अटेंडेड जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज। 1791 से लेकर 94 तक इन्होंने कौन सा कॉलेज अटेंड किया, जीसस कॉलेज, जो कहाँ पर है, कैम्ब्रिज में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8। इन 1792 ही वॉन द ब्राउन गोल्ड मेडल फॉर एन ओड दैट ही रोट अटैकिंग द स्लेव ट्रेड। इन्हें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। क्या है पॉइंट हमारा कि 1792 में इन्होंने एक ब्राउन गोल्ड मेडल जीता था, किस वर्क के लिए, एक कोड के लिए जिसका नाम था स्लेव ट्रेड। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, इसको लर्न करने की ट्रिक क्या होगी, तो हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि जो ब्राउन गोल्ड है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ब्राउन गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और उसका ट्रेड यानी कि व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यापार करने के लिए आपको सबका बन के रहना पड़ेगा। देखिए, 92 बन के या 17 92 कर लीजिए, सच के या बन के रहना पड़ेगा। इस तरीके से आप याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगी चीज़। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 9। क्या है पॉइंट नंबर 9 हमारा, इन दिसंबर 1793 कॉलरेज चेंजेस हिज नेम फॉर अ शॉर्ट टाइम। एसटी कॉलरेज ने अपना नाम बदल लिया था, और बदल के क्या करवाया इन्होंने नाम अपना, साइलस टॉम्किन कॉम्बरबैच। क्या, साइलस टॉम्किन कॉम्बरबैच। और ये नाम इनने, ऐसा नहीं है कि इसके बाद यही नाम चला, इन्होंने ये नाम बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए इन्होंने बदला था, और उसके बाद इन्होंने फिर से वही अपना नाम रख लिया, एसटी कॉलरेज। और इन्होंने नाम क्यों बदला था, कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने नाम इसलिए बदला था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, इन पर बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, कर्जा हो गया था, है ना, इसलिए इन्होंने नाम बदला उन जो कर्जदार हैं उनसे छुपने के लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि एक प्यार में पड़ गए थे एक लड़की के जिसका नाम था मैरी इवान, इसलिए शायद इन्होंने ये नाम बदला। तो क्या है ये कि इन्होंने नाम बदला बिकॉज ऑफ डेप्ट, यानी कि जो कर्जदार थे उस वजह से, जो कर्ज लिया था उस वजह से, और बिकॉज ऑफ द गर्ल डैट ही लव्ड मैरी इवान। ठीक है, या फिर उस लड़की की वजह से जिससे इन्हें प्यार हो गया था, जिसका नाम था मैरी इवान। तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया था थोड़े समय के लिए, और क्या रखा था, साइलस टॉम्किन कॉम्बरबैच। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 10। एट जीसस कॉलेज में ही मेट रॉबर्ट साउदी से मिले थे एंड बिकम फ्रेंड, और इनसे क्या हो गई थी, इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। अच्छा, रॉबर्ट साउदी के साथ ही इन्होंने फर्स्ट अपना कोलैबोरेट वर्क किया था। इनका फर्स्ट आया था वर्क जो इन्होंने रॉबर्ट साउदी के साथ किया था, ये इनका फर्स्ट कोलैबोरेट वर्क था। ओके, और वो वर्क कौन सा था, द फॉल ऑफ रोबस्पियर वर्क था।
मैं आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल डिटेल में करवाऊँगी अभी जो है इनका जब वर्क करवाऊँगी एस टी कॉलरेज का, तो एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करवाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन 1795 में कॉलरेज मैट विलियम वर्ड्सवर्थ। कॉलरेज किससे मिले थे? विलियम वर्ड्सवर्थ से मिले थे। एंड डोरोथी वर्ड्सवर्थ के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जब मैंने वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को पढ़ाया था कि डोरोथी वर्ड्सवर्थ कौन थी, इनकी बहन थी वर्ड्सवर्थ की। कहाँ मिले थे? इन ब्रिस्टल एंड बिकेम फ्रेंड। और क्या हो गए थे? ये सब लोग आपस में फ्रेंड बन गए थे। कब? 1795 में। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 12। क्या है 12 नंबर पॉइंट हमारा? कॉलरेज मैरिड रॉबर्ट साउदेस फियांसे सिस्टर सारा फ्रिकर। देखिए इनकी वाइफ का नाम तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सारा फ्रिकर है। ये सारा फ्रिकर थी कौन? देखिए जब इनकी फ्रेंडशिप हुई किसके साथ? रॉबर्ट साउदी के साथ, तो इनकी एक फियांसे थी, मंगेदर थी। और इनकी फियांसे का नाम क्या था? इनकी फियांसे का नाम था एडिथ फ्रिकर। क्या था? एडिथ फ्रिकर। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था सारा फ्रिकर, और उसी से उन्होंने क्या कर ली? शादी कर ली। कब कर ली? 1795 में ही कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 13। जस्ट अ मिनट। क्या है हमारा पॉइंट नंबर 13? कॉलरेज मैरिज विद सारा प्रूव्ड अनहैप्पी। जो कॉलरेज की शादी थी सारा फ्रिकर के साथ, वो मतलब सही साबित से मतलब है वो नहीं चली, है ना, अनहैप्पी रहा वो एंडिंग उनकी। फॉलोइंग द बर्थ ऑफ देयर 4th चाइल्ड। लो भाई 4 बच्चों को जन्म देने के बाद इन्हें लगा कि भैया हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो 4th चाइल्ड के बर्थ के बाद ही इवेंचुअली सेपरेटेड फ्रॉम हर। और वो दोनों लोग सेपरेट हो गए, धीरे धीरे सेपरेशन की तरफ बढ़ गए वो दोनों कि भैया अब बस हो गया, ठीक है। तो क्या है पॉइंट नंबर 13 कि जो कॉलरेज की मैरिज थी सारा फ्रिकर के साथ, उसकी एंडिंग कैसी रही? अनहैप्पी रही, ज़्यादा चली नहीं। 4थे बच्चे के जन्म के बाद ये दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 14। इन 1796 में ही रिलीज्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम एंड टाइटल पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। इनकी फर्स्ट वॉल्यूम जो था पोएम का वो रिलीज हुआ था और उसका नाम क्या था? पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, ठीक है। विच ऑल्सो इंक्लूड 4 पोएम बाई चार्ल्स लैम्ब, जिसमें इनका चार्ल्स लैम्ब की 4 पोएम इंक्लूड थी, एज वेल एज अ कोलेबोरेशन विद और रॉबर्ट साउदे, और इसमें रॉबर्ट साउदी की भी कुछ पोएम्स थी, ओके। क्या कि 1796 में इनका जो फर्स्ट वॉल्यूम रिलीज हुआ था जिसका नाम था पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, जिसमें 4 पोएम किसकी थी? चार्ल्स लैम्ब की थी, और रॉबर्ट साउदी का भी इनमें क्या था? कुछ पोएम रॉबर्ट साउदी की भी थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 15। कॉलरेज मेड प्लान टू एस्टेब्लिश अ जनरल द वॉचमैन टू बी प्रिंटेड एवरी 8 days टू अवॉइड अ वीकली न्यूज़पेपर टैक्स। देखिए इसको पहले समझिए। आप कॉलरेज देखिए क्योंकि हर समय बीमार रहते थे, उनकी दवाइयाँ लगातार चलती रहती थी, है ना, वो अफीम के क्या हो चुके थे, एकदम एडिक्ट हो चुके थे। अब जब उनका पूरा ये सब चीज़ें चलती रही तो कर्जदार भी हो गए थे काफ़ी लोगों के, तो इन्होंने एक मैगज़ीन का नाम है, जर्नल, इसका नाम है द वॉचमैन, ठीक है, ये निकाला, ये एस्टेब्लिश किया। और ये कब? हफ्ते में, यानी 8 दिन में, हफ्ते में नहीं 8 दिन में एक बार आता था, है ना, वीकली न्यूज़पेपर था ये। और 8 दिन में एक बार क्यों आता था? टैक्स को बचाने के लिए। देखिए न्यूज़पेपर के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बचाने के लिए ये 8 दिन में एक बार आता था, और इसका नाम क्या था? वॉचमैन। आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं कि कॉलरेज ने एक वॉचमैन रखा जो केवल हफ्ते में, बार बार हफ्ता निकल रहा है, जो 8 दिन में केवल एक बार आता था, ठीक है। इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 16। क्या है हमारा पॉइंट नंबर 16? इन 1797 में ही रोट, उन्होंने लिखा, क्या लिखा? कुबला खान एन अनफिनिश्ड पोएम। इन्होंने एक पोएम लिखी थी कुबला खान, जो ये पूरी नहीं कर पाए थे। और पूरी क्यों नहीं कर पाए थे? ऐसा नहीं पूरी इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि ये उस समय मर गए थे, नहीं भाई, अभी नहीं मरे
ये पूरी इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि भैया ये अफ़ीम पी के आराम से पड़े हुए थे और दिन में सपने देख रहे थे, डे ड्रीम, है ना। और उसके बाद सपने में उन्होंने क्या लिख दी, कुबला खान लिख दी। और फिर आके किसी ने ना उठा दिया, जगा दिया, तो बस जितना वो लिख पाए थे उस नशे में उतना ही वो लिख पाए और फिर इनने से पूरा नहीं किया, छोड़ दिया। ठीक है, इसको लर्न कैसे करेंगे ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये चीज़ आ जाती है कि एस.टी. कॉलरेज की कौन सी वो बुक थी जो कौन सी वो पोएम थी जो अनफिनिश्ड थी, तो वो थी कुबला खान। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, देखिए कुबला को बना लीजिए काबुली। काबुली चने तो सब जानते हैं, है ना। काबुली चने क्या करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा सीटी लगाने के बाद भी गलते नहीं हैं। तो ऐसे ही इनका ये वर्क था काबुली चने जैसा ही, कि ये मतलब इन्होंने बहुत कोशिश करी, सोचा अब कर लें यार, अब बैठ लें, पूरा कर लें, डे ड्रीम। ये केवल ट्रिक वाली बात बता रही हूँ, है ना, इसको रियल में समझिएगा। उन्होंने क्या सोचा कि यार अब कर लें पूरी, नहीं मन हुआ, होता है कभी कभी कि यार अफीम के नशे में जो लिख गया, आप छोड़ो, अब नहीं कर पा रहे, तो क्या हुआ है, ये अनफिनिश्ड रह गई। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं कि काबुली चने कभी कभी बहुत परेशान करते हैं उबलने में, उसी तरीके से ये कुबला खान ने इन्हें बहुत परेशान किया पूरी होने में। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। कुबला को बना लीजिए काबुली चने। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 17। इन 1798 में ही रोट, उन्होंने लिखा, क्या लिखा, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर विच वॉज इंक्लूड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। देखिए 1798 में सबको पता है, जब मैंने आपको वर्स वर्ड पढ़ाया था तब भी बताया था क्या हुआ था, लिरिकल बैलेड आपका पब्लिश्ड हुआ था। ओके, तो उसी समय क्या हुई थी, ये मतलब ये 1798 आपका रोमांटिक एज की शुरुआत भी मानी जाती है। तो जो इनका लिरिकल बैलेड में जो इनकी जो पोइम इंक्लूड हुई थी वो कौन सी थी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। अच्छा, जो आपका लिरिकल बैलेड में टोटल कितनी पोइम थी, टोटल थी 23। इन्होंने कितनी लिखी थी, इन्होंने लिखी थी 4 और वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी 19। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 18। इन 1798 में क्या हुआ था, कॉलरेज एंड वर्ड्सवर्थ लेफ्ट फॉर अ स्टे इन जर्मनी। कॉलरेज और वर्ड्सवर्थ जर्मनी में रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 19। इन 1799 कॉलरेज एंड वर्ड्सवर्थ स्टे एट थॉमस हचिंसन फार्म। 1799 में कॉलरेज और वर्ड्सवर्थ कहाँ रहे थे, साथ में थॉमस हचिंसन के फार्म में रहे थे। हेयर कॉलरेज रोट हिज बैलेड पोएम। यहाँ पे कॉलरेज ने एक बैलेड पोएम लिखी थी जिसका नाम क्या था, लव। एड्रेसेस टू सारा हचिंसन, जो किसको एड्रेस थी, एड्रेस्ड टू सारा हचिंसन। किसको एड्रेस थी, सारा हचिंसन को। अब वहाँ पे जो हचिंसन के फॉर्म में रहते, वहाँ पे मुलाकात हुई इनकी सारा हचिंसन से और इन्हें उनसे लव हो गया था। यहाँ तक तो आते आते इनकी मैरिज का तो हो ही गया था, ख़त्म हो ही गई थी। तो उसके बाद इन्होंने जो इसको देखा सारा हचिंसन को और ये अच्छी लगी इन्हें और इनको प्यार हो गया, तो इन्होंने एक पोइम लिख दी। क्या लिख दिया, लव लिख दिया। लो, नाम ही इसका लव है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 20। हिज ओपियम एडिक्शन नाउ बिगेन टू टेक ओवर हिज लाइफ। लीजिए साहब, धीरे जब वही वाली बात हो गई, चरस गांजा है मुझे प्यारा क्या है वो गाना, तो जो इनकी अफीम की चीज़ वो थी, क्या कहते हैं, एक तरीके से लत थी, जो एज ए पहले ये दवाई के तौर पे लेते थे, अब वो धीरे धीरे लत बढ़ती गई और उसने क्या कर लिया, इन पर कब्जा कर लिया मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें आदी बना दिया। ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ इन 1808 में क्या हुआ था, बिल्कुल ही अलग हो गए थे। देखिए 4th चाइल्ड जब हुआ था तो धीरे धीरे वो अलग होने लगे थे। ठीक है, अब मतलब धीरे धीरे अलग होने की तरफ बढ़ रहे थे, पूरी तरह से अलग हो गए थे 1808 में। एंड क्वेरल विद वर्ड्सवर्थ इन 1810, और इनकी वर्ड्सवर्थ से भी थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। कब, 1810 में। अच्छा भाई, क्यों हुआ था वर्ड्सवर्थ से झगड़ा, ये भी एक बात है, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो ऐसा हुआ था कि जब लिरिकल बैलेड का फर्स्ट एडिशन आया, ठीक है, तो इनकी जो पोएम थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। अब जब लिरिकल बैलेड का सेकंड एडिशन आने वाला था तो इन्होंने वर्ड्सवर्थ से बोला था कि ठीक है सेकंड एडिशन आ रहा है, अब मैं भी इसमें अपनी और पोएम दूंगा, मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा। लेकिन हमारे वर्ड्सवर्थ साहब ने इनसे मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारी कंट्रीब्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बात इन्हें बुरी लग गई और ये मतलब थोड़ा सा झगड़ा हो गया
वहाँ से चले गए थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे ये पॉइंट नंबर 21। Coleridge finished his Biographia Literaria work in Gilman's home in 1870। देखिए, कॉलरिज का एक वर्क था जिसका नाम था बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये क्या था आपका, एक ऑटोबायोग्राफी थी इनकी, कॉलरिज की। ये इन्होंने पूरा किया था कहाँ पे, गिलमैन्स हाउस, गिलमैन के होम में इन्होंने पूरा किया था 1817। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि गिलमैन कौन थे। देखिए, गिलमैन जो थे, जब ये बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे थे, इनका किसी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था, किसी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अफीम की आदत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। तो ये जो गिलमैन थे एक फिजिशियन थे, तो ये इनके पास गए और इन्होंने इनका इलाज किया। कुछ दवाइयाँ ऐसी थी जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, और फिर ये दवाई वो कंटिन्यू करने लगे, वहीं रहने लगे, और वहीं पे रह के इन्होंने क्या पूरा किया था, बायोग्राफिया लिटरेरिया पूरा किया था, जो इनका एक क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 22। क्या है, एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट साउथी आर कॉल्ड लेक पोएट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, है ना, कि ये तीनों क्या कहलाते हैं, लेक पोएट कहलाते हैं। अब इस जो पॉइंट में है, मेन बात क्या है कि इनको लेक पोएट कहा किसने और कब कहा, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मेन है। तो चलो देखते हैं किसने कहा और क्यों कहा, कब कहा। द फ्रेज वॉज गिवन बाई फ्रांसिस जेफरी। किसने दी ये फ्रेज, फ्रांसिस जेफरी ने दी। इन द एडिनबर्ग रिव्यू इन अगस्त 1817। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको किसने कहा लेक पोएट, फ्रांसिस जेफरी ने कहा। कब कहा, ये आपकी एक मैगजीन है एडिनबर्ग, इसमें लिखा था इन्होंने, इसमें इन्होंने ये नाम दिया था, क्या नाम दिया था, लेक पोएट। इन तीनों को लेक पोएट कहा फ्रांसिस जेफरी ने। द एडिनबर्ग रिव्यू नामक एक क्या थी, मैगजीन थी, उसमें कहा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 23, और ये लास्ट पॉइंट भी है। वही चीज़ कि कॉलरिज की डेथ कब हुई थी और कहाँ हुई थी, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। कॉलरिज डाइड इन हाईगेट, लंदन ऑन 25 जुलाई 1834 एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर से मर गए थे। कुल टोटल कितने साल जिए थे, 62 ईयर्स ये जिए थे। ठीक है, अगर आपको देखो इनकी डेट ऑफ बर्थ में से और जो डेथ की डेट है उसमें से एक भी डेट याद है और ये याद है कि कितने साल जिए, तो आप मतलब अपने आप ही इनकी निकाल सकते हैं, इनके जन्म की तारीख भी निकाल सकते हैं, उनकी मृत्यु की तारीख भी निकाल सकते हैं, है ना, या ईयर निकाल सकते हैं, अच्छे से निकाल सकते हैं। ओके, आई होप चीज़ें समझ में आई हो, लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।